Hello everyone. So this is going to be the part 2 of your CDS 1 2025 paper analysis. Okay. In our previous video we have completed till question number 43. Okay. सी अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लाइक अगर ये ऋग्वेदा संहिता वाला ये वाला क्वेश्चन आया था तो अगर आपको नहीं पता है ये ठीक है किसी को भी नहीं पता होता कैसे सॉल्व करते. जैसे मैंने आपको काफ़ी पहले बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में मिलता है. तो अगर आप देखोगे इसमें एरो ऑप्शन है तो नेक्स्ट ही क्वेश्चन में आपको एरो के बारे में पूछ लिया है सो इसका आंसर विल बी एरो. ठीक है. तो ये मैंने आपको इसमें नहीं बताया, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया था है ना. ज्योग्राफी सॉल्व कराई उसमें बताया. काफ़ी जगहों पे मैंने आपको ये चीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ाई उसमें भी कराया था. ठीक है. इकोनॉमिक्स में कीन्स पे क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में आपका राइस पे क्वेश्चन था, कॉन्गो पे क्वेश्चन था. ठीक है. काफ़ी बार ऐसा होता है. सो इसमें भी यही हो गया. ठीक है. अब इस टाइप का क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते, क्योंकि ऐसे टाइप आप पढ़ के भी जाओ जहाँ से मर्जी पढ़ के जाओ ऐसे क्वेश्चन आप कहीं से भी नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ स्टार्ट देखो और डिवाइस ये लास्ट रिजॉर्ट वाला बोलती हूँ कि अगर आप गेस लेना चाहते हो आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट कम है, इस तरीके से इन टेक्निक से आप क्या कर सकते हो 5-6 क्वेश्चंस को कर सकते हो. वो भी प्रोबेबिलिटी विद हाई प्रोबेबिलिटी की सही होगा और 2 में बच जाता है. फिर मैंने एक और चीज़ बोला था कि अगर कोई भी ऐसा आपका सेंटेंस आता है जिसमें ब्रैकेट्स दिया हो या थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हो तो उस पर देखो. अब एक तो ये आ गया कि ब्रैकेट भी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है मैंगो नील आ रहा है और मैन आ रहा है. तो दोनों में ही MAN आ रहा है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है दोनों में. सो आप इस आंसर के साथ जा सकते थे. ठीक है. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. वैसे ही अब मैंने आपको 40 क्वेश्चन बोला कैसे सॉल्व करना है, सेम जैसे ऊपर किया. तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ जिप्सम, यूज ऑफ आ रहा है ना, दोनों में यूज ऑफ आ रहा है ना. दोनों में अगर आपका यूज ऑफ आ रहा है तो आप इन दोनों में से सोच सकते थे. तो 50-50 पे तो आ रहे हो ना. फिर मैंने आपको बोला दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना. जैसे यहाँ पे था इंडिगो एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन के लिए तुम फर्टिलाइजर क्यों यूज करोगे, तो क्या यूज करोगे. सो आप क्या करोगे फिर एक्सट्रैक्शन के लिए, तो एक्सट्रैक्शन के लिए आप फर्टिलाइजर तो यूज नहीं करोगे तो किसके लिए यूज करोगे. तो बचता क्या आपके पास, सी पार्ट. सो सी पे टिक कर लो. कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन तो मैंने यहीं से बता दिया आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे. ठीक है. अब आगे भी बताऊंगी मैं. ठीक है. तो अब यहाँ तक हो गया था हमारा. इवन मैंने ये भी बताया कि 43 आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, 50-50 पे ला सकती थी. मैंने आपको बोला कि कंटेम्प्रेरी वर्ड ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव ही होता है, मतलब गलत होता है. 90% स्टेटमेंट वो गलत होता है अगर आप सारे PYQs उठा के देख लो. ठीक है. तो अगर तुम इन दोनों को भी गलत कर देते हो तो यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस. अब ये क्यों लगाओगे, क्योंकि उसने बोला कात्याना ग्रामरियन है, तो आपको इतना तो पता पनीनी इज ऑल्सो ग्रामरियन है. तो हो सकता है इसके बाद का होगा या उसके आसपास हो सकता है. एंड अगर आपने, क्योंकि पनीनी इतने बार पूछ चुका है PYQs में तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रेन है उसका, कौन से पीरियड में था. पतंजलि भी पूछ चुके हैं तो आपको पता होगा उनका रेन क्या है. तो अगर आपको पता है इतना ज्यादा डिफरेंस है, ये सेकंड के हैं ये 6/5 के हैं, हो सकता है इनके बीच का हो. बट ये लेटर देन अगर ये इनसे बाद के होते, लेटर होते, तो भी हमने कहीं ना कहीं देखा होता या पढ़ा होता. बट ग्रामरियन है दोनों के दोनों ही, तो हो सकता है इनका रिलेशन हो सकता है, तो सी पे जा सकते थे. ठीक है. बट मैं आपको बता रही हूँ अप्रोच क्या हो सकती थी. जो मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ वो बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से अप्लाई करा करो. ठीक है. बट ये सब चीज़ें पहले खुद भी जाके अप्लाई किया करो. ये काफ़ी टाइम का प्रैक्टिस होता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आए और करके मैंने बताया तो चले गए. ठीक है. नहीं, आपको खुद से वो चीज़ें पहले ही सॉल्व करनी पड़ेंगी. इंटरेस्ट जनरेट करो, इंटरेस्टिंग बनाओगे पढ़ाई तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर तुम बोर ही होगे. ठीक है. अब आगे भी बताती हूँ और कैसे. इवन मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन था अष्टाध्यायी वाला, आंसर वो अष्टाध्यायी. ठीक है. और अष्टाध्यायी कितने बार पूछ चुका आपको PYQs में, इसीलिए वो प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता था ना. अगर आपको गैस लेना हो तो आप किस पे लेते, अष्टाध्यायी पे ले सकते थे. राइट. चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है. आई एडमिट कि इस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता हो तो क्या होता है कि मार्क करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको,
कोई टेक्निक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे का कि हम कैसे सॉल्व करें, सो आप छोड़ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। पर मैं आपको बता दूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट। सो उषा जो गॉडेस होती हैं वो डॉन के लिए होती है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद है इसका आंसर इज आई थिंक सीनी वाली है, बेस्टोस चिल्ड्रन। बाकी अदिति जो है गॉडेस ऑफ गॉड माना जाता है। एंड राका इज अब गॉडेस ऑफ स्पीच तो सबको पता है सरस्वती माँ है, तो ये तो गलत हो गया। उषा से ही पता चलता है डॉन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ट्रिक बता रही हूँ तुम कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो कि स्पीच का तो सबको पता होता है कि सरस्वती माँ है, तो ये तो गलत कर दो, डी तो गलत कर दिया आपने। दूसरा उषा का मतलब ही होता है डॉन, है ना। तो उषा का मतलब अगर डॉन है, तो अगर इसने अदिति के सामने डॉन लगाया है, इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है स्वैप किया हो। तो अगर ये गलत है तो इससे ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका यू विल बी लेफ्ट विद दिस ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हरीति गॉडेस न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि क्या हुआ था कि जब कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया था दैट उनको डिजीजेस को भगाने के लिए हरीति गॉड को पूजा जा रहा था, या पेंडेमिक को भगाने के लिए। और दो गॉडेस थी, कौन कौन से थे, सिताला एंड ओला बीबी, ठीक है, टू वॉर्ड ऑफ डिजीजेस को भगाने के लिए था, ठीक है। नाउ बुद्धिस्ट गॉडेस हरीति इज करेक्ट एंड शी वाज कन्वर्टेड बाय बुद्धा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों किया हुआ मैंने, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि बुद्धिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट मेडिवल में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में बुद्धा से रिलेटेड या बुद्धिज्म से या बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर वही होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, शी वॉज कन्वर्टेड बाय बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ वॉन्वुलेंट मैटरनल फिगर। ओके, अब आता है अपभ्रंशा वे। देखिए अपभ्रंशा जो था वो एक ये क्या हुआ था ना कि पहले आप क्या करते थे, यूज करते थे संस्कृत यूज करते थे, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, अब संस्कृत से हटके इन्होंने क्या किया, जो भी रीजनल वर्नाक्युलर्स थी, ठीक है, मतलब एक मिक्सचर करना स्टार्ट कर दिया लैंग्वेजेस का, जिसकी वजह से नई नई लैंग्वेजेस आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो अब रेकग्नाइजेबल फॉर्म की बात कर रहा है वो, ठीक है। ऐसे बोला गया है कि अपभ्रंशा अराउंड 6, कोई 2nd सेंचुरी भी बोलता है, कोई 4th सेंचुरी भी बोलता है। बट जो लिटरली अगर आप बोलोगे कि जो लिखाई में मतलब लिटरेरी वर्क्स में जब यूज किया गया था अच्छे से रिकग्नाइज्ड फॉर्म में, तो वो 6th सेंचुरी में ही किया गया था। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज सी। ओके, चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। 47 वाला क्वेश्चन सच्ची में बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो ये जो जैना विलास है और उस रूलर ऑफ कश्मीर बोला है जैनुल अब्दीन। देखिए जैनुल अब्दीन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा जैनुल अब्दीन के बारे में, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगली बार के लिए काम क्या है, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि देखिए आपको सबके बारे में पढ़ के जाना है। ये जितने भी उसने नीचे दिए गए हैं ना, आपको सबके बारे में पढ़ के जाना है। So what you need to do is you have to make notes on each and every option. Okay, अब जोना राजा जो थे उनका काम क्या था, ठीक है। देखिए आपको पता है कि कल्हाना जी ने क्या बनाई थी, लिखी थी, राजतरंगिणी लिखी थी। एंड वो किसके बारे में थी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में थी, ठीक है। बट उनके बाद एक और राजतरंगिणी मतलब उसी को एक्सटेंड करा गया और क्या बोला गया उसको, द्वितीय राजतरंगिणी बोला गया। दैट वाज रिटन बाय जोना राजा एंड ही डाइड इन 1459। एंड आफ्टर जोना राजा हु कंटिन्यूड, श्रीवारा कंटिन्यूड एंड ही रोट तृतीय राजतरंगिणी इन 1459। ओके, ऑनवर्ड्स 1459 ऑनवर्ड्स टिल 1860 के बीच में आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट प्रजा भट्ट वॉज ऑल्सो देयर हु रोट राजा वाली पातका, उन्होंने ये लिखा। एंड उसके बाद आता है आपका 4th पे सूका आता है जिसने चतुर्थ राजतरंगिणी लिखी, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना, बहुत है। दिस वॉज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन प्लस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो अमीर खुसराव के जो भी वर्क हैं आप देख सकते हो कि उन्होंने क्लाइमेट के बारे में प्रेस किया था इंडिया के लिए। सो कौन कौन सा है इसमें से, किस में किया था, आंसर वॉज नूसफीर, ठीक है, 9 स्काइज। इसका कोई भी ट्रिक, टेक्निक, लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर इज डी,
आंसर बता रही हूँ डी है, बट बाकी और कुछ नहीं है। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि शिव संकीर्तन को डिड्यूस करना कि बंगाली पोइट ने लिखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगली बार के लिए प्लीज़। शिब्या भी बोलते हैं इसको, शिब्बाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक और नाम है इनका शिव संकीर्तन का, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि हमेशा आपको क्या करना, ऑड वन पे जाना है। और अगर आप देखोगे तो जनरली होता क्या है कि आपको लाइक ऑड वन आउट दिया जाता है तो उसमें या तो कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दी जाती है या फिर आइलैंड स्टेट्स दी जाती हैं, यूटीज दी जाती हैं, है ना। तो इसमें देखो उसने बोला इसमें से कौन सी जो आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोका एम्पायर थी, तो देखो कश्मीर वैली तो थी, बंगाल था, बलूचिस्तान भी था थोड़ा सा, ठीक है, बलूचिस्तान वाला पार्ट भी था। बट अगर आप देखो इसमें उन्होंने कितना इम्फोसाइज किया, वो डायरेक्ट असम लिख सकता था, उसने क्यों ब्रह्मपुत्र वैली असम लिखा, क्योंकि असम का आई थिंक थोड़ा पार्ट था, बट ब्रह्मपुत्र पूरी वैली उस बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अगर आप चले जाओगे, ठीक है, तो वो वाला इनके अंदर पार्ट नहीं था एंड एक्सट्रीम साउथ भी नहीं था। सो इसीलिए ऑड वन आउट करोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपका टेक्निक से हो जाता, ये मैंने ऑड वन आउट की टेक्निक तो मैंने इतना करा दिया, इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए कि मैं क्या ही बताऊं मैं अभी आपको। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दैट इज़, ये साइंस का है, तो मैंने आपको पहले बोला था मैं साइंस नहीं करवाने वाली हूँ, ओनली हम देखेंगे जो CSC और CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ CAPF के लिए साइंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप कर लेना, उतना खास नहीं है, बट हाँ यहाँ पे देखिए। सो उसने क्या बोला है, दैट परफॉर्मेंस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे ना ऑलरेडी अगर आप देखोगे PYQs पे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने अगर कॉमन सेंस भी आप लगाते इसको कर लेते, उसने बोला दैट शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटैंशियली। जब भी वर्ड आता है सब्सटैंशियली, प्रॉबेबली, तो ये थोड़ा सा झुकाव कहाँ की तरफ करते हैं, पॉजिटिव की तरफ करते हैं, मतलब ज़्यादातर ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, ठीक है। सब्सटैंशियली हो गया, फिर उसके बाद प्रॉबेबली हो गया, ये सब ठीक है, एक्सट्रीम नहीं। अगर यहाँ पे बोलता कि डिक्रीज ड्रास्टिकली या ये सब बोलता तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन में जा सकता था, बट ये अगर हम ऐसा देखें तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब है शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड इंक्रीज। मेरी बात सुनिए, अगर आप हमेशा हमारी जो हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे, कम कंजप्शन करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, है ना। तो इसीलिए अगर हम कॉमन सेंस लगा के देखें तो कंज्यूमर गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज हुआ होगा, है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ 1 और 2। अब ये देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस आप कैसे करते हैं, देखो अब क्या है, जब प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट होगा तो ये थोड़ा सा फिट नहीं बैठता। हाँ बट इंटरनेशनल इनिशिएटिव होगा तो थोड़ा सा सेंस बनता है, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम अग्रीमेंट ना लेते हुए इनिशिएटिव ले, चलो इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल कर दो, यूल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। अब दूसरा वर्ड पकड़ो दैट इज नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टिविटी है ना, एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे जोड़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर पे जोड़ रहा है, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। और दूसरी चीज की इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक होगा। और एक और चीज बताती हूँ मैं, बी कैसे हो सकता है। ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, रिटेल पेमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब दोनों ही आपके किससे रिलेटेड है, फाइनेंसेस से रिलेटेड है। तो इससे भी इस आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी सही हो जाती है। समझ आया, ये इजी था। आपका हाउसिंग जो होता है वो कोर सर्विसेज होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा ये भी आपका ना एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ पे, कर्नाटका में, जो अभी रिसेंटली GCC पॉलिसी आई है वो MP में है। बट किसने एस्टैब्लिश किया, दैट इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। किसने किया है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये भी इजी क्वेश्चन था आपका कि करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या लेना देना है ना। तो 3 ओनली आंसर आएगा, नॉट करेक्ट। मैं उतना नहीं समझा रही हूँ डेप्थ में। अब देखो यहाँ पे है डिप्रिसिएशन की बात कर रहा है। देखो ये भी आप कर सकते थे, PYQ से कर सकते थे, और ये भी PYQ बेस्ड ही है। मैंने आपको कितने बार बताया कि करेंसी डिप्रिसिएट होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि क्या होगा। तो एक्सपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। आपको पता है ना, रुपी डिप्रिसिएशन होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारा। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है। बट ये इम्पोर्ट प्राइजेस रिड्यूस कैसे होगा, आप देख रहे हो इसमें से ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना।
या तो 1 सही होगा या 2 सही होगा, तो 1 सही होगा कि रिड्यूस कर सकते एक्सपोर्ट कॉस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओनली। वहीं पे अगर आप उसने बोला देखिए कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे मतलब कोर वाली इन्फ्लेशन है, सही में इन्फ्लेशन बताइए। अब देखिए उसने क्या बोला है दैट, देखिए डब्ल्यूपीआई नहीं होने वाला क्योंकि होलसेल पे तुम नहीं देख सकते हो कोर इन्फ्लेशन। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से हो जाता, और आपको इतना तो पता है कि अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करना, असली वाली इन्फ्लेशन चेक करनी, तो आप होलसेल पे तो ना देखोगे, ऑब्वियसली आप रिटेल प्राइस पे ही देखोगे ना। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, यू विल बी लेफ्ट विद ए एंड सी। अब उसने बोला है माइनस ऑल नॉन फूड आइटम्स, तुम सारी की सारी अगर नॉन फूड आइटम्स को माइनस ही कर दोगे तो इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा तुम्हें, कोर इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जितनी भी गुड्स है, चाहे वो गुड्स हैं, नॉन फूड आइटम्स है, कुछ भी, सारा कुछ इंक्लूड करता है, उनमें क्या चेंज आ रहा है, उनके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, वो सब आपका सीपीआई हेडलाइन में आएगा। बट फूड को हम माइनस क्यों करते हैं, फूड को माइनस होगा या एनर्जी, क्यों, क्योंकि फूड एंड एनर्जी आइटम बहुत वॉलेटाइल होती हैं, ठीक है। आज ज्यादा हो जाएगी, कल कम हो जाएगा, आज अनियन के प्राइस ज्यादा हैं, कल कम है, आज पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं, कल कम होगा, ठीक है। तो इनमें वॉलेटिलिटी रहती है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन से। सो आंसर इज सी पार्ट। ओके, अच्छा अभी आप ना ध्यान से देखना, ये वाले 2 क्वेश्चन देखना। अब उसने क्या बोला था, देखिए एक न्यूट्रिशन मिशन वाली आई थी, आपको पीवाईक्यूज में आई थी, आई थिंक 2016 या 17 का क्वेश्चन है, तो उसी के अंदर आपका पोषण है, कि पोषण ही बोलते हैं उसको। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट था कि पोषण 2.0 था, इंपॉर्टेंट है, आप उस पर नोट्स बना लेना। बाकी पोषण भी पढ़ाई भी। अब उसने क्या बोला, पोषण भी पढ़ाई भी, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि ये सिर्फ टीचर से कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहां पे देखिए 2 ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में आ रहे हैं, दिख रहा है, इसका मतलब इसमें से आंसर हो सकता है। और दूसरा देखो जो डी पार्ट है, उसने बोला समग्र शिक्षा अभियान, तुम हर एक चीज ही इसमें इंक्लूड कर रहे हो, समझ आ रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर है समग्र शिक्षा अभियान, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है, यही होना चाहिए। बाकी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विद्या प्रवेश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। जैसे समग्र में क्या होता है, प्री प्राइमरी से लेके आपका कहाँ तक चलता है, 12th क्लास तक देखता है। प्री प्राइमरी या मतलब जो आंगनवाड़ी होते हैं 3 साल का, वहां पे आपको खाना वगैरह भी मिलता है। ओके, बाकी इसमें क्या होता है, इसमें हर एक चीज इंक्लूड होती है समग्र शिक्षा अभियान में, टीचर्स वाला भी होता है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे हर एक चीज इंक्लूड की जाती है इसमें, ठीक है। सो आपको विद्या प्रवेश बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें भी विद्या प्रवेश करके ऑप्शन आया है, ठीक है, बट ये पीवाईक्यू है, तो इसका आंसर इज निष्ठा, ठीक है, इसका आंसर इज निष्ठा, क्योंकि पीवाईक्यूज में था टीचर ट्रेनिंग से। बट देखिए विद्या प्रवेश अगर यहाँ पे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिए कि ये आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, हो सकता है अगली बार आपको फिर से पूछ ले, ठीक है। बाकी विच वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लेक्सिबल वर्कर्स इन इंडिया, तो फ्लेक्सिबल वर्कर्स कौन से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। सो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉय थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहते हैं ना ये। अच्छा ये भी साइंस आ गई, इसको छोड़ दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसको भी कैसे करते हैं। अब यूएन एजेंसी है, यूएन यूएन स्टार्ट हो रहा है दोनों यूएन से, तो इन दोनों में से आंसर होगा, आंसर वॉज यूएनएचसीआर, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। 2 बार कब मिला, एक तो 1954 में मिला, एक 1981 में मिला। सीवीसी आप देख लो खुद से, या करा दूं, चलो। उसने बोला सीवीसी जो होता है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, ये तो सबको पता होगा। जो कमेटी होती है टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी हैज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होता है, जी हाँ। सर्टेन सर्कमस्टांसेस में लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा कैन बी ऑन द कमेटी रिकमेंड द अपॉइंटमेंट, जी हाँ कर सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो तीसरा है इसका। ये भी आप देख लेना एक बार कि डे ऑफ डेमोक्रेसी है, कब था, पहली बार 2007 में लाया गया था, 15 सितंबर, ये देख लेना। और क्या है, नीति आयोग पे क्वेश्चन है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका बोथ 1 और 2 है, ये भी आप कर लेते। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर करेक्ट, देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑलरेडी आ चुका है पीवाईक्यूज में, ये आपको इतना तो पता होगा, स्टैट्यूटरी है बिकॉज इट कम्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसने बोला इट हैज अ मैंडेट टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, देखेगा, मैंडेट है ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन, तो ये तो आपने पढ़ा होगा पीवाईक्यूज में। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितने इजी सी क्वेश्चन, ये तो सिंपल सिंपल आपके कहाँ से हो जाते हैं, पीवाईक्यू से हो ही जाते हैं आराम से। 8th शेड्यूल की बात कर रहा है, 8th शेड्यूल में मैंने आपको कितनी बार बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज कौन से उससे एक्ट से हुई थी। जैसे कि मैथिली, तो मैथिली संथली साथ साथ में ही थी 92 में, ठीक है।
फिर उसके बाद ये नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये 71 में थी, ठीक है ना। मैथिली थी, संथली थी, बोडो थी, डोगरी थी, ये चारों की चारों 92 एक्ट से हुई थी, ठीक है। मैथिली थी, संथली थी, बोडो थी, डोगरी थी, है ना। तो ये रिसेंट वाली है आपकी। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ, यार मैंने सर्च किया तो मेरे को ये डेटा मिला। सो आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब पता नहीं इसका आंसर क्या है यार, अब तुम देख लो। अच्छा, ये ना इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन आया, प्लीज़ आप इंडस वाटर हो, इंडस वाटर ट्रीटी भी मैंने आपको बोला था कि पढ़ के जाना। इंडस वाटर ट्रीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है? इंडस की वजह से हो जाती है। सो जो उसने बोला टर्म ईस्टर्न वाली रिवर्स में कौन कौन सी आती है? सतलज, ब्यास, रावी आती हैं। एंड वेस्टर्न वाली में कौन सी आती है? इंडस, झेलम, चनाब आती है। सो ये करेक्ट। अब उसने क्या बोला? 86 अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी, राइट टू वर्क, एजुकेशन। नहीं, राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज डीपीएसपी। सो आई थिंक 1 आंसर होगा इसका आपका। आर्टिकल 12 ऑलरेडी आ चुका है तुम्हें, कितने बार आ चुका है आर्टिकल 12? ये सीडीएस का ही पीवाईक्यू है, ठीक है, सीडीएस का ही पीवाईक्यू है। इसका भी आंसर 1 2 3 4 होगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर मेंबर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर यू मोर टू एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, वो खुद से भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि स्पीकर के पास तुम लाओगे तो वो लेगा, खुद से भी ले सकता है, सही है। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर प्रिविलेज का क्वेश्चन है तो आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी में दोगे। द प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट। क्या प्रिवेंटिव अरेस्ट से आपको मिलती है फ्रीडम? जी नहीं, देखिए प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड डिटेंशन से नहीं मिलती है। और सिविल केसेस में आपको मिलेगा, अगर ड्यूरिंग द सेशन है तो सिविल केसेस से आपको मिलती है, प्रिविलेज मिलती है। इवन 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन भी मिलती है, बट क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलता है। सो आंसर आ जाएगा आपका 1 and 2। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडजर्नमेंट मोशन इज नॉट इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? अच्छा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ रिसेंट, ये तो सही है, आपने पढ़ा होगा। एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर है, जी हाँ। मोशन कैन बी वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस दैट मे इवन within the jurisdiction of a state government. The chair has absolute discretion to refuse consent. आपने ये स्टेटमेंट तो पढ़ा होगा that this motion can be invoked on any matter of urgent that may be even, देखिए अगर वो jurisdiction में आता है स्टेट के तो नहीं लिया जाएगा, या ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो नहीं लिया जाएगा, है ना। तो ये वाला आपका गलत होगा, बट ये वाला सही है कि देखो आपको एक और चीज़ शायद अगर आपको नहीं पता होगा, तो जो चेयर होता है उसके पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होती है कि अगर उसका मन करे तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है कंसेंट को, ठीक है। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल पीवाईक्यू है, ये मैं आपको कितनी बार करा चुकी हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू योर एमिशन रिडक्शन। ओजोन से आपका कौन सा है? मॉन्ट्रियल है, ठीक है ना। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका एमिशन रिडक्शन के अंदर ही आता है, दैट इज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। फिर उसके बाद एक हुआ था किगाली अग्रीमेंट भी हुआ था, है ना। किगाली किसके लिए हुआ था? कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी क्या करनी चाहिए? एमिशन होना चाहिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का भी, ओके। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए तो आपको पता CBD है। ये इजी क्वेश्चन था, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, ये भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन था दैट मुथुलक्ष्मी रेड्डी फ्रीडम फाइटर थे, कौन सा करेक्ट नहीं है? चलो मान लिया आपको ये नहीं पता। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट एडमिटेड इनटू मेंस कॉलेज, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश एंड शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। ये देखो, शी वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1956। भारत रत्न पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, CSE पूछ चुका है, ठीक है, 2021 में पूछा था। हाँ, तो भारत रत्न पे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए किस किस को भारत रत्न मिला था। तो अगर आप देखो तो क्या आप मुथुलक्ष्मी पढ़ते हो जिनको भारत रत्न मिला था 1956 में? जी नहीं। सो ये नॉट करेक्ट है, बाकी आप देख सकते हो सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसने बोला सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन, दिमागों में होती है, जन्म लेती है वॉर, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अब ये इतनी इंटेलेक्चुअल बात बोली है, कौन बोल सकता है? दिस ऑब्जर्वेशन इज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? यार WHO अपना काम कर ले, वही बड़ी बड़ी बात है, इतनी इंटेलेक्चुअल बात है तो उससे एक्सपेक्ट नहीं है। दूसरा आता है, दूसरा एक और चीज देखो, ये भी यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यूनाइटेड नेशन से हो रहा है, तो ये भी छोड़ दो। एटॉमिक एनर्जी का क्या काम है? ये सब इंटेलेक्चुअल बात होगा। अब बताओ कि इकोनॉमिक देखेगी, एजुकेशन देखेगी? ऐसी वाली स्टेटमेंट कौन बोल सकता है? ऑब्वियसली तुम्हारा
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सेंटर कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ही देखेगा, है कि नहीं? सो इकोनॉमी का तो काम ही नहीं है, सो आंसर आ गया, निकल गया आंसर, तो ऐसे ही निकालोगे आप। चलिए, ये यूक्रेन किस किस के साथ बाउंड्री नहीं लगाता, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था, ये भी आपका सीएससी में आ चुका है ये भी आपका सीएससी में 2024 में आ चुका है, सीएपीएफ में भी आ चुका है। इसका आंसर इज योर लिथुआनिया। अच्छा, फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड 1860, जी हाँ, दिस इज राइट। इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है बाय द भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ। देखिए, भारतीय न्याय संहिता को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में अभी अलग से क्या किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे और वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं उसके लिए अलग से एक पूरा सेक्शन बनाया गया है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन कौन से फॉर द फर्स्ट टाइम जो प्रोविजंस आर रिलेटिंग टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड हैव गिवन प्रेसिडेंस एंड प्लेस्ड अंडर वन चैप्टर, इनको ज्यादा प्रेसिडेंस दिया गया है और वन चैप्टर में इनको रखा गया है। कौन कौन से प्रोविजंस है वो देख सकते हो आप, ठीक है, येलो में किया है, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया है, उसने बोला है जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है दैट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कालेकल। ये देखो, कालेलकर कमीशन जो है ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आपको पता होगा कि कालेलकर कमीशन जो है वो किसके लिए था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास के लिए था, तो ये तो सही है। दूसरा वो बोल रहा था थर्ड बैकवर्ड क्लास, ठीक है, थर्ड कोई नहीं था, सेकंड था आपका मंडल कमीशन था, ठीक है, जो जनता पार्टी के अंडर बनाया गया था। इसी के बाद आपकी कौन सी आई थी, एनसीबीसी आई थी, ठीक है, एनसीबीसी आई थी, और बाद में इसको क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। ओके, बाकी है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। देखो, इस बार मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सीडीएस में कंप्यूटर पूछता नहीं है, बट इस बार कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आए हैं तो प्लीज कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ के जाना आप, ठीक है। तो अभी मैं ये बताने नहीं वाली हूँ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके। अच्छा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव सच एज भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर भारत संवाद प्रकल्प। देखो, यहाँ पे भी इग्नू है, यहाँ पे भी इंदिरा गांधी है, ये भी तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी वही है। अब बताओ इस पे से कौन सा आंसर हो सकता है, ज्यादा एक्सप्लेन कौन सा किया है, ये वाला आंसर ही आ जाएगा आपका, समझ आया। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि उसने क्या बोला है कि उसने भारत विद्या परियोजना, ये इनिशिएटिव्स है, तो वो जनरली कौन करेगा, इग्नू वाले खुद के एग्जाम कंडक्ट करा लें, बहुत बड़ी बात है। सो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, उसने बोला दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रमोटिंग टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कौन है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नवा नालंदा महावीरा नालंदा, है ना। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने बोला था निर्भया फंड किसके अंडर आता है, जो नॉन लैप्सेबल फंड है। देखिए, ये एक फंड है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, हमें लगेगा कि शायद होम अफेयर के अंदर आती हो, बट नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, याद रखना, ये पूछ सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला आपको पीवाईक्यू कराया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परंपरागत, इट इज रिलेटेड टू योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आपको तो पता ही 2021 में आई थी, ये बहुत उस टाइम पे न्यूज़ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नई नई बनी है, तो ये तो पता होगा, इसका क्या ही बताऊँ मैं अभी आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ, क्या होगा इस साल, क्या होगा, देखो RERE, ठीक है। बताओ, रिहैबिलिटेशन करेंगे या रिफॉर्म्स लाएंगे। देखिए, रिफॉर्म्स एक पॉजिटिव वर्ड है कि हाँ रिफॉर्म लाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म लाएंगे। सेल्फ रिलायंस तो भी हो ही नहीं सकते, सेल्फ रिलायंस, पीस का तो मतलब ही नहीं है, पीस कैसे लाएं हम, है ना। तो ये बहुत वेग सा है, सेल्फ रिलायंट तो भी हो नहीं सकते। रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स, मार्टियर्स की फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करना इसी साल, तो ये साल किस लिए, रिफॉर्म्स लाना, रिफॉर्म्स में हर एक चीज आ जाती है ना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो आंसर इज बी पार्ट। अच्छा, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखिए, पहले तो आप ONDC पढ़ना अच्छे से, मैंने वैसे लिख दिया नीचे, बट यार इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये लॉन्च हुई 2022 में हुई थी, एम इसका सही है, बट उसने बोला इंडिया ने सरपास चाइना को किया। अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे तो इंडिया ने सरपास किया है USA को, और इंडिया अभी सेकेंड उस पे है, सेकेंड नंबर पे आ रही है, फर्स्ट पे अभी भी चाइना है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, ठीक है ना इसका,
करेक्ट ही पूछा ऊपर से उसने, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द गिवन बिलो, है ना, करेक्ट ही पूछा। सो ओएनडीसी आप यहाँ से पढ़ लेना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ठीक है, एवरीथिंग। बाकी ये ना मैंने जितने भी प्राइम मिनिस्टर जी को वो मिले हैं या फिर प्रेसिडेंट जी को ऑनर्स मिले हैं वो लिख दिए हैं, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन था, दैट मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, मनक मनक करके है, और इंस्पायर, ये किसके अंडर है, मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये फैक्चुअल है, देख लेना कि द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 इन द एज ग्रुप, कि हम क्या करेंगे, स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आप एक काम करना है, इसको याद कर लेना, ठीक है, मनक एक बार देख लेना। बाकी उसने बोला देखिए मेजर ध्यानचंद पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि सीएससी नहीं पूछ सकता, आ सकता है, सीएपीएफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप देख लेना। इन चारों को ही मिला है, ठीक है, गुकेश को आपको पता है ये चेस के लिए मिला है, हरमनप्रीत को हॉकी के लिए मिला है, प्रवीण कुमार जी को पैरालंपिक्स में मिला था, पैरा उसमें एथलीट में मिला था, मनु भाकर को आपको पता ही है, ठीक है, शूटिंग। सो 1 2 3 4। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, पता नहीं आपने भारत एक खोज देखी है कि नहीं देखी है। सो आंसर है श्याम बेनेगल, आता है तो कर लो, नहीं आता तो छोड़ सकते हो आप ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर किसका, अभी अभी मिला था ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, ये तो आपने करंट अफेयर में पढ़ा ही होगा। आंसर इसको वेद, बाकियों का क्या है देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज बाल्ड ईगल जो है आपकी, वो अभी ऑफिशियली नेशनल बर्ड दी गई है, तो वो किसकी है, यूएसए की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखो चाइना, इंग्लैंड, आयरलैंड की क्या है। सूर्य किरण तो कितने बार आपने कर लिया होगा, ये तो इजी है, ये तो नेपाल की है, ये तो सबको पता है। बाकी सिंगापुर, भूटान, बांग्लादेश की कौन सी आप देख लो, कहाँ कहाँ हुए, अगर जो रिसेंट वाली एक्सरसाइजेस है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 में ही मोइदाम्स को क्या किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया गया था, ठीक है, तो एहोम डायनेस्टी मतलब आपकी असम वाली थी, तो ये तो सही है। दूसरा वो बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले तो क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी थी आपकी, 6 थी ना, तो पहले आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस पहले आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस थी 6, अब हो गई हैं 11, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, कौन कौन सी ऐड की गई है, देखिए मैथिली ऐड नहीं है, मैथिली आपकी किस में आती है, 8th शेड्यूल में आती है, बट इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई है, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमीज, ठीक है, बाकी आपको 6 पता ही होगा, तो 11, अभी टोटल 11 हो गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रोजेक्ट परी पे उसने पूछा, देखिए जो परी प्रोजेक्ट है ना वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का नहीं है, वो आपका कल्चर मिनिस्ट्री का है। आंसर इसका 1 ओनली होगा। व्हाट इज आंसर, करेक्ट पूछा ना उसने, हाँ, तो इसका आंसर इज 1 ओनली। मैं बता देती हूँ आपको, वेर इज परी, हाँ, परी इनिशिएटिव कल्चर का है। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई थी, मतलब पब्लिक आर्ट, इसमें पेंटिंग्स वगैरह करी जाती है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जिसका जो पहला प्रोजेक्ट था वो मतलब दिल्ली में हुआ था, जो भी इसका पहला, बट याद रखना हमें एक और चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कौन कौन सी पेंटिंग्स इसमें यूज़ की गई थी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए राजस्थान की कौन सी है, ठीक है, सिक्किम की कौन सी है, सिक्किम की जैसे थंका है, मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल की है, गोंड आर्ट आपका एमपी, चलो ये तो पता ही है, टैंजोर उसकी है, कलमकारी जो है, कलमकारी पे भी क्वेश्चन आया शायद, आंध्र प्रदेश पे है, अल्पोना आर्ट वेस्ट बंगाल का है, चेरियाल पेंटिंग है, ये सारी की सारी पेंटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन आपका PSLB है, इसरो इज नॉट करेक्टली मैच विद योर मिशंस, ठीक है। तो अब देखो कि ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ये सारे के सारे मिशंस जो है ना वो इसी मतलब 2024 के ही हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट थे ये, ओके, रिसेंट वाले ही है। सो स्पेडएक्स जो है वो जो स्पेडएक्स मिशन है ना वो किस पे है, वो ट्विन सैटेलाइट मिशन है, ठीक है। और इसमें सिर्फ आप एक चीज़ याद रखना, डॉकिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है, ये टर्म या टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, टर्मिनोलॉजी देख लेना। और ये PSLV C60 का है, ये सही है आपका। दूसरा है प्रोबा 3, देखिए प्रोबा 3 एक जॉइंट है जो जिसमें आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, इंडिया भी है, इसरो ने ये लॉन्च किया है। और ये किसके लिए है, प्रिसिजन फॉर्मेशन, मतलब 2 सैटेलाइट्स के बीच का, ठीक है। और क्या है, इसमें आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स बनाया जाएगा और सन के कोरोना वाला जो रीजन है वहां पे इसको स्टडी किया जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वाला देखोगे तो एक्सपोसैट है, देखिए एक्सपोसैट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन है, क्या स्टडी करने के लिए, एक्सरे मिशंस, मतलब जो बाहर के सेलेस्टियल सोर्सेज है उसमें से जो एक्सरे मिशंस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट आपका आता है, ये भी सही है आपका, लास्ट आता है DSSAR, देखिए ये कमर्शियल मिशन है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसरो का नहीं है ये। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय इजराइल,
किसने बनाया इसको? इजराइल एरोस्पेस ने बनाया है। इंडस्ट्रीज तो मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सो आंसर क्या जाएगा आपके पास? डी पार्ट। So with this we have completed full analysis of your CDS 2025. I hope कुछ ना कुछ इंसाइट आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आई होगी, आप पेपर को कैसे अप्रोच कर सकते थे। डिफिकल्ट पेपर मैं बोलूँ कि ओवरऑल देखूँ तो डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा PYQ रिपीट है, रेपिटेशन है। अगर आपने अच्छे से, जैसे मैं आपको बता, जिस तरीके से मैं आपको PYQ सॉल्व करने के लिए बोलती हूँ, अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बताती हूँ, क्योंकि यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी नहीं पता था कि इस तरीके से PYQ सॉल्व कर सकते हैं। हम भी क्वेश्चन देखा, आंसर देखा तो इस टाइप से ही करते थे, बट नहीं, आपको उसके ऑप्शंस पे भी बनाने हैं। आपको देखना है कि क्या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई लिंक है, ऑप्शंस किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, ठीक है, कोई लूप होल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई मैनिपुलेट कहाँ कर सकता है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो जाके आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। चाहे वो CDS है, चाहे वो CSE है, चाहे वो CEPF है, आप तीनों के पैटर्न्स को खुद एनालिसिस करो, उसका खुद एनालाइज करोगे, आपको क्या पैटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड आज ही हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।